सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे एक नए अध्याय की, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में है। अध्याय नंबर 6, एक झूठा दावा। सम्मानित साथियों, झूठा दावा क्या है और ये झूठा दावा करता कौन है? आज के अंबेडकर संदेश में इसका खुलासा हम करके ही अंत तक पहुंचाएंगे आज के अंबेडकर संदेश को। इसलिए विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आज के अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वाच कीजिए, क्योंकि ये झूठा दावा किया किसने है और ये झूठा दावा किया क्यों गया है और किसके साथ झूठा दावा किया गया है। ये कई ऐसे प्रश्न है जो अगर सिर्फ हेडिंग हम रखेंगे तो हेडिंग के माध्यम से आप नहीं जान पाएंगे। अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका संदर्भ आप समझ जाएंगे। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 157 से 159 तक की बात करेंगे। हालांकि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, 160 और 161 भी आज ही रखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न हमने यहाँ पर उठाया है कि झूठा दावा किसने किया है, क्यों किया है और झूठा दावा है क्या, आखिर वो दावा कौन सा है जिसे यहाँ झूठा दावा कहा जा रहा है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के ही अंबेडकर संदेश में हम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस बराबर ढोल पीट पीट कर दावा करती रही है कि भारत में केवल कांग्रेस ही ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। समझ सकते हैं, यही वो एक दावा है जो कांग्रेस लगातार कर रही थी। क्या दावा है कि भारत के अधिकांश जनता, भारत का अगर पूरे भारत का समस्त जो जनता है, पूरी पब्लिक है, उसका अगर कोई प्रतिनिधित्व करती है तो वो कांग्रेस करती है। तब बाबा साहब कहते हैं ये दावा झूठा है। लेकिन सम्मानित साथियों, किसी को झूठा करार देने से आप उसको झूठा नहीं कह सकते। झूठा करार देने से झूठा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो आइए अब बाबा साहब के माध्यम से, इसी लेख के माध्यम से जो प्रमाण यहाँ पर है, बहुत सटीक प्रमाण है, एक एक तथ्य ऐतिहासिक है, इतिहास में दर्ज है, इसलिए उसको हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि बाबा साहब ने ये जो दावा कांग्रेस का है इसको झूठा साबित करने की कोशिश की है, किस आधार पे किया है। तो समझ सकते हैं, इससे पहले कि हम आंकड़े आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे हम मिलते हैं अंबेडकर संदेश के साथ। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। एक समय था जब कांग्रेस दावा किया करती थी कि वह मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करती है, परंतु अब वह ऐसा दावा नहीं करती। अब उसका जोश खरोश ठंडा पड़ गया है। परंतु जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है, वह गला फाड़कर अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने का प्रचार करती है। दूसरी ओर गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने सदैव इस दावे का विरोध किया है, और ये सच है कि अछूतों ने सदा कांग्रेस के इस दावे की बखिया उधेड़ी है। इस प्रतियोगिता में कांग्रेस अछूतों को और अन्य गैर कांग्रेसी दलों को अपनी शक्ति तथा जनता में प्रचार के माध्यम से पछाड़ने में सफल हो गई। इसका परिणाम ये रहा कि बहुत से विदेशी जो भारतीय मामलों में रुचि रखते थे, इस प्रचार से गुमराह हुए और कांग्रेस के दावों पर विश्वास करने लगे। क्योंकि दुनिया केवल प्रचारकों पर विश्वास करती है, इसलिए कांग्रेस ने विदेशियों को बहुत आसानी से उल्लू बनाया और उन लोगों का कोई वश न चला जिन्होंने कांग्रेस द्वारा सबका प्रतिनिधित्व करने के दावे को गलत बताया। क्योंकि उनके पास स्थिति से निपटने के कोई साधन नहीं थे, परंतु प्रांतीय विधानमंडलों के लिए 1937 में हुए चुनावों से स्थिति बदल गई। प्रचार पर आधारित सामान्य बयानों पर निर्भर रहने के बजाय अब सीटों और मतों के आधार पर बातें होने लगी, जो प्रचार से अधिक ठोस मूल्यांकन करने का साधन है।
अब ये देखना है कि सन 1937 में हुए चुनावों से क्या स्पष्ट होता है और कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की हैं। पहले तो हमें कांग्रेस द्वारा प्राप्त की गई सीटों की संख्या निश्चित तौर पर ज्ञात करनी है। चुनाव होने के उपरांत तुरंत बाद उन सभी लोगों ने एक जलसा किया जो कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीतकर प्रांतीय विधान मंडलों में आ गए थे। उनकी बैठक 19 व 20 मार्च 1937 को नई दिल्ली में हुई। उस जलसे में कांग्रेस ने एक बुलेटिन छापा जिसमें उनके नाम दिए हुए हैं। उस सूचना को सही मानते हुए प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस की संख्या निम्नलिखित थी। कांग्रेस की संख्या क्या थी? तालिका नंबर 6 यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामान्य साथी, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो बिंदु रहेगा वो प्रांत का नाम होगा। दूसरा, प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या होगी। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होगा, तीसरा जो कॉलम होगा, उसको भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या, उसमें पहला प्रांत है, दूसरा कुल सदस्यों की संख्या और तीसरा रहेगा कांग्रेस सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे पहला प्रदेश है असम, 108 कुल सदस्यों की संख्या है और कांग्रेस सदस्यों की संख्या है 35, यानी कि 108 में 35 कांग्रेस सदस्यों की संख्या है। बंगाल में 250 में 60 कांग्रेस हैं, 152 में 95 कांग्रेस के हैं, 175 में 85 बम्बई में कांग्रेस के हैं। मध्य प्रांत एवं बिहार में 112 में 70 हैं, मद्रास में 215 में 159 हैं। और इस तरह से कुल आंकड़ा आप देख सकते हैं सभी के समझ। टोटल 1585 है और उसमें 719 कांग्रेस के सदस्य बने हैं, जीत कर आए हैं। 1937 के चुनाव का आंकड़ा यहाँ रखा जा रहा। आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहला चुनाव 1937 में हुआ था और 1937 में कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा था। बाबा साहब की जो पार्टी थी, बाबा साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ती है। तालिका नंबर 7, प्रांतीय विधान परिषदों में कांग्रेसियों की संख्या। तो प्रांतीय विधान परिषदों में कांग्रेसियों की संख्या क्या है, सेम तरीके से हम आपको बताएंगे। असम में 18 में परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 0 थी, यानी कि एक भी नहीं था। बंगाल में 57 में 10 कांग्रेस के पास थी, बिहार में 26 में 8, बम्बई में 26 में 14 और मद्रास में 46 में 26, यानी 173 में 58 सीटें कांग्रेस की थी। इन तालिकाओं से क्या स्पष्ट होता है? इन तालिकाओं से स्पष्ट होता है, सामान्य साथी, ये 173 और 1585 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 1758 और 58 जोड़ेंगे 719 में तो 777 होगा। तो बाबा साहब यहाँ इसी को क्लियर करते हुए कहते हैं कि इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को कुल 1758 में से 777 सीटें मिली। आप बस यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 1758 कुल सीटें थी और उसमें 777 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, यानी कि आधी भी सीटें नहीं है, 50% नहीं है, 50% से कम है। जो कांग्रेस ये कह रही है कि हम संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते, पूरे भारत की जनता का, उसको आधी सीटें नहीं मिलती है, बहुमत में नहीं है वो। तब बाबा साहब लिखते हैं, स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुमत में नहीं आई, उसे कुल सीटों में से आधी सीटें भी नहीं मिली। सीटों की संख्या की दृष्टि से कांग्रेस की यह स्थिति है, परंतु मतदान के विचार से कांग्रेस की क्या स्थिति है? निम्नांकित संख्याओं से मतदान के विचार से भी कांग्रेस अल्पसंख्या में थी। आइए वो भी आंकड़ा हम जान लेते हैं। सामान्य साथी, यहाँ पर जो तालिका नंबर अगली है, तालिका नंबर 8 है, जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सामने हम अलग से दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। जैसे मद्रास का हम आपको बता दें, कुल मतदान में मतों की जो संख्या है वो 4,32,43,27,734 है और जिसमें 26,58,966 कांग्रेस के पक्ष में मतों की संख्या है और गैर कांग्रेसी दलों के पक्ष में मतों की संख्या 16,68,768 है। तो इसी तरह से बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत और सभी प्रदेशों का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। कुल जो आंकड़ा पूरे देश का है, सभी राज्यों का मिलाकर, वो हम आपको बता दें,
2,05,03,40 कुल मतदान में मतों की संख्या होती है। इनमें से कांग्रेस के पक्ष में मतों की संख्या है 9,45,04,635। इसके बाद गैर कांग्रेसी दलों के पक्ष में जो मतों की संख्या है वो भी हम आपको बता देते हैं 11,04,57,705। तो ये टोटल आंकड़ा हमने आपके समक्ष रखा। तालिका नंबर 8 जो अभी हम आपको बैकग्राउंड में दिखाने की कोशिश करें। और इसके बाद बहुत सारे लिखते हैं कि इन्हीं संख्याओं को जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दूसरी परिस्थितियों के प्रकाश में भी पढ़ा जाना चाहिए। पहली परिस्थिति है मताधिकार का आधार और दूसरी स्थिति है चुनावों में दो पार्टियों के सापेक्ष स्थिति। बिना इन बातों पर विचार किए चुनावों के परिणामों के महत्व को ठीक से समझना संभव नहीं होगा। जहां मतदान का प्रश्न है, कुल आबादी के अनुपात में वास्तव में मतदान बहुत कम हुआ। कुल आबादी के सापेक्ष मतदान कितना हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं कुल आबादी के कितने भाग ने मतदान किया ये निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। आइए वो टेबल भी हम आपके समक्ष रख देते हैं। मद्रास, जो प्रांत मद्रास है और ये जनसंख्या है 1931 की जनगणना के आधार पर मद्रास की समझ सकते हो 4,71,93,602 ये मद्रास की जनसंख्या है। और इसमें निर्वाचन गण हैं, यानी कि जिन्हें निर्वाचन करने का अधिकार है वो यहाँ पर जिन्होंने मतदान किया है 1937 के चुनाव में 61,45,450। एक ही आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे 47, यहाँ पर 4,71,93,602 कुल जनसंख्या है और उनमें से 61,45,450 लोग मतदान करते हैं। ठीक यही ऐसी ही सिचुएशन अन्य प्रांतों की है। अन्य प्रांत में बंबई एवं सिंध है, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार एवं उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। और कुल हम आंकड़ा रख देते हैं पूरे देश का, जिसमें 27,25,66,150 लोग जनसंख्या है 1931 में भारत के। पूरे भारत देश की बात हो रही है। और मात्र 2,98,47,604 लोगों ने मतदान किया, यानी कि लगभग 10% आप मानकर चल सकते हैं। तो भाषा आगे लिखते हैं कि कुल जनसंख्या की केवल 10वें भाग को ही मतदान करने का अधिकार था। अधिक से अधिक मतदान करने वाली मध्य वर्ग की तथा प्रबुद्ध जनता थी जो पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में थी। जहां तक कांग्रेस तथा गैर कांग्रेसी दलों के संबंधों की बात है, निम्नलिखित बातों पर मुख्यतः ध्यान देना जरूरी है। पासा लिखते हैं कि कांग्रेस के पास धन, संगठन और अन्य युद्ध साधन थे। गैर कांग्रेसी प्रत्याशियों के पास न तो धन था और न ही उनका कोई संगठन था। कांग्रेस प्रत्याशी उच्च वर्ग के थे, वे ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु थे और देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। कांग्रेसी प्रत्याशियों को जेल यात्रा से शहीदी का दर्जा मिला था। ये नियम बन गया था कि जो देश के लिए जेल जा चुका हो वही कांग्रेस प्रत्याशी हो सकता था। कांग्रेसी प्रेस ने गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को टोरी बच्चा बताते हुए कहा कि उन्होंने न तो देश सेवा की है और न ही देश के लिए कोई बलिदान दिया है। वे तो अंग्रेजी साम्राज्य के दलाल हैं, देश के शत्रु हैं और धंधेबाज हैं। पिद्दी का शोरबा है जो देश के हितों का सौदा करते हैं आदि। जैसा कि मैंने कहा, भारत में कांग्रेसी प्रेस के अतिरिक्त कोई और प्रेस है ही नहीं। दूसरी मुख्य बात एक और थी जो कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में कही जाती थी और गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के विरोध में। कांग्रेस ने सन 1920 के चेम्सफोर्ड सुधारों का बहिष्कार किया था और कांग्रेस प्रत्याशियों को देश के शासन के संबंध में हुई किसी भूल चूक का कोई जवाब नहीं देना था। दूसरी ओर गैर कांग्रेसी प्रत्याशी वे थे जिन्होंने सुधारों का समर्थन किया था, उन्हें कमीशन की भूल चूक का जवाब देना था। वे लोग जो प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर वहन करने का साहस रखते हैं, उन्हें ये सब करना ही पड़ता है। गैर कांग्रेसी प्रत्याशियों को गंद, बला आदि कहा गया
और कांग्रेसी प्रत्याशी देवदूत घोषित किए गए थे, जो भारी कुप्रथाओं को दूर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि कांग्रेस का पक्ष कितना भारी था। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस को चुनाव में मात खानी पड़ी। इन सभी साधनों तथा जनता में प्रशंसा और सहानुभूति के कारण कांग्रेस को चुनाव में सफलता मिलनी चाहिए थी, परंतु तब भी उसे 50% सीटें अथवा मत प्राप्त नहीं हो सके। तब बाबा साहब कहते हैं, क्या इसमें अब भी कोई संदेह है? जो कांग्रेस सभी वर्गों एवं जातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, उसका दावा थोथा एवं झूठा है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में हमने प्रश्न हम लेकर चले थे कि कांग्रेस ने ये दावा किया था कि वो समस्त भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बाबा साहब ने आंकड़ों के साथ यहाँ रख दिया कि जब आपको 50% भी सीटें प्राप्त नहीं हो रही हैं, आधी जनता का भी समर्थन प्राप्त नहीं है, तो आप संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? और ये जो दावा आप कर रहे हैं ये झूठा है, ये दावा थोथा है। इसे बाबा साहब ने इन आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध किया मेरे साथियों, जो हमने आप तक हूबहू कंडीशन में रखने की कोशिश की है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी 1937 के चुनाव में? कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी और कुल कितनी सीटें थी, ये भी आपको बताना है। यानी कि दोनों आंकड़े जब आप रखेंगे तो श्योर है कि आप भी क्लियर हो जाएंगे कि कांग्रेस को 50% भी सीटें प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो बस यही प्रश्न है आज के अंबेडकर संदेश का। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश तथ्यात्मक था, आंकड़ों पर आधारित था, इसलिए ऐसे संदेश, ऐसे वीडियो जनरली तौर पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप इतिहास को बारीकी से विश्लेषण करना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही संदेश, ऐसा ही साहित्य कारगर साबित होता है अपनी बात को साबित करने के लिए। तो इसलिए ये आंकड़े आपके समझ हमने रखे। अब दीजिए इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।